नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि सीटेट का एकदम ओरिजिनल पेपर शीट है। दोस्तों, यह जो पेपर है वह 16 फरवरी 2014 का पेपर है। दोस्तों, ये पेपर जो है 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो सीटेट ने 16 फरवरी 2014 को कंडक्ट किया था, ये सीटेट वही उसी पेपर का है, वही पेपर है 2014 का। जो दोस्तों यह सेट नंबर कौन सा है, तो ये दोस्तों सेट जो है यह सेट एल है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम जो होता है उसमें टोटल कितने प्रश्न होते हैं, तो उसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं। सीटेट के एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न होते हैं और समय जो होता है वह 1.5 घंटे का होता है। सीटेट के एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और वह 1.5 घंटे का समय होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीटेट के एग्जाम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आइए देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 भाग 1। ठीक है, सेक्शन 1 भाग 1 में क्या होता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 30 तक इसका रहता है पैटर्न। ठीक है, और भाग 2 जो होता है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पैडागोजी रहता है और मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो 31 से लेकर 60 तक में दिया गया रहता है। और ये भाग 3 होता है पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस बोलते हैं। उसमें भी 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन, इसमें पैडागोजी और क्वेश्चन ईवीएस के क्वेश्चन रहते हैं। भाग 4 जो होता है वो अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, तो 91 से 20। अगर कोई विद्यार्थी भाग 1 में अंग्रेजी को लिया होता है तो 91 से 120 तक सॉल्व करता है। अगर भाषा 2 में अंग्रेजी लिया होता है तो 121 से लेकर 150 तक सॉल्व करता है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों, पार्ट 1 भाग 1। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका हम प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें अपेक्षा की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें अपेक्षा क्या किया जा सकता है, तो हम इसका सही उत्तर को डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है पहला ऑप्शन, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। ठीक है, ये कोई सीबीएसई के द्वारा नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल को सीखे। हाँ, ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता को निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल को सीखे। 3 नंबर में क्या दिया, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अवलोकन करने के लिए तैयार हो सके। ये गलत है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, सीटेट का प्रीवियस ईयर लगाना बेहद जरूरी होता है, ताकि इससे आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में पता लग जाए और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पता लग जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हम सीटेट के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, वो हम सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कस कराएंगे। डेली एक एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आप लोग उसको देखते रहिएगा, एनालिसिस करते रहिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। यहाँ इंग्लिश में दिया गया है रिसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है दोस्तों, हम केवल आंसर बताते हुए जाएंगे, आप लोग इसको डिस्कस करेंगे और जहां डिस्कस करना होगा वहां हम डिस्कस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा से कहती है सॉरी एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार की प्रदत्त असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। ठीक है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी जो है अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थियों बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। यह कोहल वर्ग के किस नैतिक चरण की ओर संकेत कर रहा है। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है वह कोहल वर्ग के थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिक थ्योरी से यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका सही उत्तर देखते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
औपचारिक चरण, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रण व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। 14 वर्षीय देविका जो है वो अपने आप में पृथक स्वनियंत्रण व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह क्या विकसित कर रही है दोस्तों, यह क्या विकसित कर रही है? इसका दोस्तों यह क्या विकसित करती है? एक नंबर दिया नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता और किशोरावस्था अकर्पण या परिपक्वता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एटोनॉमी। यह स्वायत्तता को विकसित कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। पांचवे का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पांचवे का सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, मैं वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। दोस्तों भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा छठे का? दोस्तों छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा घात अल्फेजिया। ठीक है दोस्तों, भाषा घात अल्फेजिया, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो ये भाषा घात अल्फेजिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवें का। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सातवें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो प्राय एक क्षेत्र में ही, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्या क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वह हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को विशिष्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए यह सही उत्तर नहीं है, यहाँ पे गलत पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संपन्न नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेजिटिमाइड एज इट। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है। क्या है दोस्तों? कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को पृष्ठ मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 10वें क्वेश्चन 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एकदम ओरिजिनल पेपर है, ये आपको सेट लगाना बेहद जरूरी होता है ताकि आपको
क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में पता लग जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। दोस्तों स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन का लास्ट लाइन जो पूछेगा यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों का पाने में सर्वाधिक प्रविष्ट करता है। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपको इस अपेक्षा को पूरी तरह कर सके कि वंचित विद्यार्थियों अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ठीक है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करें, विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है दोस्तों, आप उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो 14 का दोस्तों सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पर अभिघातक तनाव, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। ठीक है, इसका सही उत्तर देगा पर अभिघातक तनाव जो उसका सही उत्तर हो जाएगा, यह विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 15 पे हम बढ़ते हैं, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निकल्स, एसोटेड लर्निंग मटेरियल्स, मल्टीपल। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विभेदित अनुदेशन। ठीक है दोस्तों, 15 का 3 हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो 16 का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ठीक है, 16 का 3 से उत्तर हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। दोस्तों विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 17 का सही जवाब हो जाएगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए दोस्तों, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है दोस्तों, 17 का ऑप्शन 1 से हो जाएगा। 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दोस्तों बच्चों में यह निसहायता का कारण यह है कि यह उसको अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, कोई एक बच्चा है जो विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, मतलब बार बार कम अंक से प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापक को घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मोबाइल फोन ये सब पर रोक लगा देना है, वे भली बात शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ये भी गलत है, और वे घर में उसकी परिश्रम पूर्ण करने पर बल दें, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ठीक है दोस्तों, 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 20 पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन में लिखा है नहीं करता। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि जो है वह समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। एक शिक्षिका जो है वह पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। ठीक है, तो शिक्षिका क्या कर रही है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो शिक्षिका जो है वह बच्चों की पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वो जो टीचर है वो बच्चों को पाठ की शिक्षा को समझने में स्वशैली विकसित करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 21 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। कोई बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा जो है वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। एक बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और एक दूसरा बच्चा जो है वही द्वितीय भाषा के रूप में उसे सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार से त्रुटि कर सकते हैं, तो दोनों बच्चा किस प्रकार से उसमें त्रुटि कर सकता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विकासात्मक। ठीक है, डेवलपमेंटल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासात्मक, डेवलपमेंटल। 22वें का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 नंबर पे चलते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। दोस्तों, परीक्षा में तनाव जो है वह निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। दोस्तों, यह संबंध किस प्रकार को स्पष्ट करता है, परीक्षा में तनाव जो है वह निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, संज्ञान भावना। ठीक है, यह कोग्निशन इमोशन को प्रभावित करता है। ठीक है, कोग्निशन इमोशन को प्रभावित कर देता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 24 नंबर में है, यह एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, 24 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन हो गया। 25 पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनाना चाहता है। एक जो विद्यार्थी है वह उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनाना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। ठीक है, सबसे कम प्रेरक होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 25 का उत्तर हो जाएगा 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति प्राप्त किया जा सके। यह इसमें दोस्तों हो जाएगा सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे कम पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम में यही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सब अधिक में आ जाएंगे। 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह बच्चे और
बच्चे अपनी बुद्धि व विकास, ठीक है, हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो। यह कथन जो है वह मैस्लो के द्वारा कहा गया है कि बच्चे जो है अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह बात मैस्लो ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 27 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायता हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वह कक्षा में अधिगम हेतु सहायता हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अध्यापक के द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 28 पे चलते हैं। 28 के 3, क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। परिपक्व विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है 28। परिपक्व विद्यार्थी अपने, आंसर हो जाएगा इसका 3, परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। 28 का उत्तर हो जाएगा 3, परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया एक बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। कोई एक बच्चा जो है वो पहली बार जो विद्यालय में आता है वह मुक्त रूप से चिल्लाता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, ठीक है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 29 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति परितुलात्मकता को प्रभावित करता है, ठीक है। अनुवांशिक बनावट जो होता है वह व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति परितुलात्मक को प्रभावित करता है, ठीक है। इसका 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा दोस्तों सीडीपी का क्वेश्चन स्वाप्त होता है। 1 से 30 तक जो होता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन दिया जाता है। अब दूसरा सेक्शन जो होता है दोस्तों वो मैथ्स का सेक्शन होता है, हम उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, दूसरा पड़ाव में मैथमेटिक्स मैथ से क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वहां पे हमें 31 से लेकर 60 क्वेश्चन, 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, थोड़ा तेजी में इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का परिमाप जो है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और एक आयत है जिसकी चौड़ाई जो है ऊपर की चौड़ाई के बराबर है और इसकी लंबाई जो है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, ठीक है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि आयत की क्षेत्रफल कितनी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक पहले वर्ग बनाते हैं, ठीक है। जो वर्ग का पहले हम वर्ग का परिमाप, ये हो गया वर्ग कितना दिया, इसका परिमाप जो है वो पेरीमीटर जो हो गया उसको 20 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, ठीक है। चारों साइड बराबर होता है, वर्ग में जो होता है दोस्तों चारों साइड बराबर होता है। इसका परिमाप हो गया 4a, ठीक है। तो 4a हो गया, तो 4a बराबर कितना दिया है 20 दिया है, तो a का मान कितना हो जाएगा 5। इसकी एक भुजा जो हो जाएगा दोस्तों यह 5 सेंटीमीटर का एक भुजा हो जाएगा, ठीक। इसकी जो एक भुजा हो जाएगा दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर का भुजा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक आयत मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा स्पेस की कमी है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और अपने आप यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आयत की लंबाई दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो इसकी वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर है, सब वर्ग में बराबर होता है। तो इसकी चौड़ाई जो हो गया वो कितना है, ये हो गया लंबाई, आयत की लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों
5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों आयत की लंबाई। और आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो आयत की लंबाई जो है दोस्तों वह चौड़ाई की दुगुनी है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो 5 गुने 10 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। एक आयताकार बक्सा, बक्सा ए है जो जिसकी आंतरिक लंबाई कितना, आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक तथा एक बक्सा बी है। ठीक है दोस्तों, बक्सा 2 है। बक्सा ए की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और तथा बक्से बी की लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बक्सा ए का आयतन जो होगा बक्सा बी के आयतन का कितना गुना होगा। ठीक है दोस्तों, बक्सा के ए का आयतन बक्सा ए का आयतन जो है बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करते हैं रेड पेन। दोस्तों बक्से ए की आंतरिक, बक्सा ए के आंतरिक, पहले हम आंतरिक माप देखते हैं। तो यहाँ पे बक्सा बक्सा ए है। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, छोटे छोटे लिखेंगे दोस्तों। बक्सा ए का आंतरिक माप, तो आंतरिक माप में हम लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखते हैं। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, बक्सा ए का आयतन पूछा, तो इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई 20 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितना है दोस्तों, इसका चौड़ाई जो दिया है 18 और ऊंचाई 15। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हम इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो इसका बक्सा ए का आयतन निकल जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट आयतन निकाल लिए, बक्से ए का आयतन यहाँ मैं लिख देता हूँ, बक्सा ए का आयतन। ठीक है, ये रहा। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ निकालते हैं बक्सा बक्सा बी का आयतन। ठीक है, ये बक्सा हो गया, इसका बी का आयतन, ये भी हो जाएगा एल बी एच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 18 12 5, ये कितने देखे, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, ये जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बक्सा ए का आयतन। ठीक है दोस्तों, यहाँ बक्सा ए का आयतन जो है बक्से बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, तो बक्से ए का आयतन जो है बक्से बी का कितना गुना है। तो ठीक है, ए बाई बी कर लेंगे। तो ए हमारा कितना है, ए आया है कितना दोस्तों, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बाई बी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का आयतन है 5400 और बी का आयतन कितना है 1080। ठीक है, तो जब इसको हम काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 5 पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर कितना आएगा दोस्तों, ए बराबर 5 गुने बी। ठीक है, तो ए बराबर 5 गुने बी, तो कितना है, इसका बी का आयतन का 5 गुना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा निकल के कितना गुना, 5 गुना। तो ठीक है, इसका सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक में दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई की 0.1 मीटर चौड़े वाले आयतन का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसको हम पहले दोस्तों इसका हम सही उत्तर देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर होगा कौन। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि सही नहीं है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो विकल्प 2 से सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अब प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 105 सेंटीमीटर हो जाएगा, टोटल 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बराबर में कितना दिया है, 1.5 मीटर। दोस्तों 1.5 मीटर के बराबर होता है, 1.5 मीटर के बराबर कितना होगा, जो बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर के, लेकिन जो ये यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 105 सेंटीमीटर, ये बात गलत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब 3 की बात करें, 0.4 और 0.4 ये दोस्तों सेम ही लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 3/4 रुपया बराबर 0.75 रुपया होता है दोस्तों, 3/4 रुपया बराबर 0.75 रुपया होता है, ठीक है, ये हमारा सही लिखा गया है। 3/75 रुपया अर्थात 0.75 पैसा होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपया। तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, ठीक है दोस्तों। एक दर्जन एक संतरे का मूल्य जो है 5.5 रुपया है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है। तो 1.5 दर्जन संतरा लेना है और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब लेना है, और इन तीनों को प्राइस बताना है कि कितना प्राइस का होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम यहाँ पे संतरे का देखते हैं, तो एक संतरे का मूल्य कितना है, एक संतरे का मूल्य है दोस्तों, एक संतरा जो है हमारा कितना का है, 5 रुपए का, ठीक, एक संतरा जो है 5 रुपए का है। तो कितना लेना है, संतरा कितना लेना है दोस्तों, 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन में कितना होता है दोस्तों, 1.5 दर्जन में होता है 18 पीस। कितने पीस आते हैं दोस्तों, 1.5 दर्जन में कितने आते हैं, 18 पीस होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 गुने 5 कर लेंगे हम, 18 गुने 5, 18 पच्चे 90 रुपए का हो जाएगा हमारा क्या, 90 रुपए का दोस्तों संतरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, संतरे का मूल्य जो है दोस्तों 5.5 रुपए है, ठीक है। तो 18 इंटू 5.5 होगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा दोस्तों, जब इसको हम गुना करेंगे, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 99 रुपीज, ठीक है, कितना हो जाएगा 99 रुपीज, ठीक है, 99 रुपीज का दोस्तों क्या हो जाएगा, संतरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 किलोग्राम सेव। 1 किलोग्राम सेव कितना है दोस्तों, 1 किलोग्राम 1 केजी सेव का मूल्य कितना है, 80 रुपए, ठीक है। 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है, 80 रुपए हो गया। तो हमें सेव कितना खरीदना है दोस्तों, 1 किलो तथा 3/4 भाग सेव खरीदना है, तो 1 किलो का हो गया 80 रुपए। अब हम लेना है 3/4, ठीक है, 3/4 कर देंगे, यहाँ पे 80 लिख देंगे, 20×3 = 60, बच्चों का 80, ये कितना हो जाएगा 60 रुपए का 3/4। टोटल कितना हो जाएगा, सेव का प्राइस हो जाएगा दोस्तों, टोटल सेव का प्राइस हो जाएगा 140 रुपए, ठीक है दोस्तों, टोटल सेव का प्राइस हो जाएगा 140 रुपए। अब हम इन दोनों का मूल्य को प्राइस को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 140 रुपए और 99 रुपीज, 140 प्लस 99, ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल 239 रुपए हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 239 रुपए सही उत्तर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसका आ गया, पैडागोजी का आ गया दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 239, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, ये पैडागोजी का मैथ्स पैडागोजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह महत्वाकांक्षी जो है वह तात्पर्य किससे निम्नलिखित उपलब्धि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की, ठीक है दोस्तों। हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिकल से यहाँ पे महत्वाकांक्षी का उद्देश्य उपलब्धि दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्याओं की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं द्वारा दी गई है। दोस्तों कक्षा 2 में है जो सम संख्या और विषम संख्याओं की जो परिकल्पना है, बच्चों को हम मूर्त में वस्तुओं में दिया गया है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जिसको बच्चा छू सके, फील कर सके, इसे हम मूर्त अवस्था बोलते हैं, ठीक है, दी गई है। यह साथ में युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि
वे यह देखे कि एक नंबर में रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है, ठीक है, अथवा विषम, ठीक है। और 2 नंबर में दिया गया उनकी गणित की कॉपी में कागज पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। मतलब एक शिक्षक जो है वह बच्चों से बोल रहे हैं कि आप अपने रंग की डिब्बों में देखें कि कुल संख्या उसमें सम है या विषम संख्या, ठीक है। और 2 नंबर टाइप में दिया गया, तो शिक्षक बोल रहे बच्चों से कि आप अपने गणित की कॉपी में चेक करें कि कॉपी में जो कागजों में जो पेजों की संख्या है वो सम संख्या में या विषम संख्या है। तो क्रेयॉनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या कहलाता है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे कि शिक्षिका क्या करवा रही है, तो 36 का दोस्तों सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है। दोस्तों टीचर जो होती है, तो टीचर जो करवा रही है अधिगम के लिए मूल्यांकन बच्चों से करवा रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यहाँ पे है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इस पर हम दोस्तों कभी विस्तार से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 में व्यकलन घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा, ठीक है। तो बच्चों को क्या क्या कक्षा 2 का एक टीचर जो है वो व्यकलन मतलब घटाने के प्रचलन को व्याख्या करने के लिए पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिए गए चित्र को खींचा और बच्चों में रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। तो टीचर का अभ्यास का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों टीचर का अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टीचर संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना चाहता है। बच्चों में टीचर जो होता है वह संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना चाहता है, स्ट्रेंथनिंग स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों में कुल कितने आयत हैं? नीचे दिए गए चित्रों में कुल कितने आयत है? उपरोक्त प्रश्न क्या जांच कर रहा है? दोस्तों ये प्रश्न जो है वो क्या जांच कर रहा है? इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की जांच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जांच कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? दोस्तों नीचे दिए गए क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता के लिए वृद्धि है, ठीक है दोस्तों। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर पर चलते, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। दोस्तों कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण और समूह गुण, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टीज एंड ग्रुप प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न की इकाइयों से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। दोस्तों भिन्न की इकाइयों से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, तो दोस्तों यह प्रश्न जो है क्या संकेत करता है? तो यह प्रश्न जो है सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 42 पे चलते हैं। किसी अभ्यास में प्रश्न था क्या पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए, ठीक है दोस्तों। यह प्रश्न है दोस्तों पी से क्यू और आर से एस तक की रेखाखंडों है जिसकी लंबाई को मापना है। लेकिन बच्चों ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और फिर ए बी की लंबाई जो है वह 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, तो दोस्तों यह संकेत क्या करता है? तो दोस्तों यह संकेत क्या करता है? 42 का सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, दोस्तों बच्चों के जो रेखाखंड का नाम ए बी है वो लिखने की आदत को त्रुटि करता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बच्चे ने अभ्यास कर लिया है कि रेखाखंड का नाम ए बी ही होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है पी से क्यू
और आर से एस रेखाखंडों की लंबाई हमें ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों की आदत पड़ने के कारण वह क्या लिख रहा है कि बच्चों ने लिखते हैं कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 42 का 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में सबसे सबसे बाद में मैच में विस्तारित भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंडग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। दोस्तों यह शिक्षिका जो है वह क्या प्रयास कर रही थी? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करना, यही शिक्षक प्रयास कर रही थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। शब्द समस्या है दोस्तों, बस में 336 बस स्टॉप है। दिल्ली से मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है? ठीक है, छात्रों ने उपयुक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। ठीक है दोस्तों, छात्र जो है वह समस्या का उत्तर जो है इस प्रकार लिखता है, दिल्ली में कुल इतना 336 प्लस 227 बराबर 463 बस स्टॉप है। तो शिक्षक इस छात्र के अंतर्गत विषय में क्या रिपोर्ट देगा? ठीक है, आंसर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है। ठीक है, छात्र जो है दोस्तों समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता जो है प्रशंसनीय है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का। 45 पे चलते हैं। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ठीक है, 306, 408, 4008, 40, 10, 4010। ठीक है, तो उन्हें इस प्रकार पढ़ा। छात्र पढ़ता है 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। छात्र जो है वह इस प्रकार से पढ़ता है। तो छात्र को पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों, छात्र को पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? ठीक है, तो हम 45 का सही उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 40 का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा। छात्र जो है स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है। छात्र जो है वो स्थानीय मान की जो संकल्पना होता है उसको नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। छात्र को स्थानीय मान का जो संकल्पना होता है उसको समझ नहीं है, लेकिन वो 2 अंकियों को संख्याओं को समझने में दोस्तों क्या करता है, वो संख्या को 2 अंक की संख्याओं को पढ़ने में उसे आसान लगता है। इसलिए छात्र जो है उसे 306 को 30 6 पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो छात्र 306 को 30 6 पढ़ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचालन होगा। ठीक है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचालन होगा। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा 2। अंकीय घड़ी और दृश्यता घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौड़ाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड के संबंध में। ये दोस्तों 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा समय के मूल्यांकन में। ठीक है, हम 47 पे चलते। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो दोस्तों गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, वो क्या संकेत करती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। ठीक है दोस्तों, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना, बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑफ एन अनदर। ठीक है, एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरे कंसेप्ट को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इस समिति उत्तर प्रश्न का तदनुरूप मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मतलब इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन को मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? ठीक है, above the cross open ended questions a corresponding the above cross ended question। ठीक है, तो 48 का दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। तो कोई भी 2 संख्या बता सकता है, जैसे में हम बता सकते हैं 5 + 3 तो ये 8 हो गया। ठीक है, हम 6 + 2 भी बता सकते हैं, 8 हो जाएगा। 4 + 4 भी बताएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1 बताएंगे तो भी 8 हो जाएगा।
1 प्लस 7 घटाएंगे तो भी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम कुछ भी बता सकते हैं, इसलिए हम आंसर होगा दोस्तों कोई दो संख्या बताइए जिसका योग 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है। ठीक है, 20 पुस्तकों की किसी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन 219 पुस्तकें अलमारी में रखी गई है और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? इस शिक्षक जो है इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को पढ़ा सकता है? ठीक है, पढ़ा सकता है, तो उन 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। ठीक है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, 70 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 70560, तो दोस्तों यहाँ पे 5 और 6 का स्थानीय मान, तो दोस्तों 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 पर 2 जीरो हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 6 पर 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनफल निकालना है दोस्तों 500। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोस्तों यहाँ पे 5 और 6 का स्थानीय मान कितना है, 560। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल कर देंगे तो 6 5 30 और 2 1 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हमारे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर उत्तर से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 10 301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा? दोस्तों इतना को भाग करने पर इसका भागफल क्या होगा, तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ, ये तो सब लोग बना लेगा, भाग करना है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 7007। ठीक है, क्या ही दाएं से 7007। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 52 गुणनफल इतना गुणे 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए कि जिसका इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3001 गुणे 101, जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा, जब हम इसको दोस्तों गुना करेंगे तो हम पाएंगे कि कितना आएगा, 303101। ठीक है, अब इसमें से घटाना क्या है दोस्तों, हमें इसमें से घटाना है 300311, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जब हम इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो 2790 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2790 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा दोस्तों 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है, उसको भाग कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो 36 के गुणज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 36 का गुणज पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे 36 का गुणज। ठीक है, तो 36 का दोस्तों गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो 36 का गुणज होगा 36 72 108 144 और 180, यहां तक हो जाएगा 36 का, और यहाँ पे निकालना और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 36 का निकालिए, अब हम निकालेंगे दोस्तों 60 का। ठीक है दोस्तों, अब 60 का सार्वगुणनखंड निकालें तो 60 का पार पड़ेंगे 60 120, इसके बाद क्या होगा दोस्तों 180। ठीक है, डॉट डॉट, तो यहाँ पे हम इसका, तो जब हम कॉमन गुणनखंड निकालेंगे तो हम यहाँ पाएंगे दोस्तों कि 108 और 180 यहाँ पे दोस्तों इसका कॉमन गुणनखंड हो गया। ठीक है, कॉमन गुणनखंड इसका हो गया 180 और 160। ठीक है, तो 80 और 60 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, तो 80 और 160 का सबसे छोटा गुणनखंड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों 100, सार्वगुणज कौन सा होगा दोस्तों 180। ठीक है, तो यहाँ पे 180 जो हो जाएगा 80 और 160 का सबसे सार्वगुणनखंड हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे 18 और 45 के सबसे सार्वगुणनखंड निकालेंगे, तो 18 और 45 के सबसे सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे 180 को 9 से भाग कर देंगे
तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों 20। 20 दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा दोस्तों 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है 10 टेंस प्लस 11 हंड्रेड प्लस 12 वंस आर इक्वल। ठीक है दोस्तों 10 दहाई का मतलब होता है, 10 दहाई का मतलब हो जाएगा 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 10 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा का मतलब हो जाएगा दोस्तों 11 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1100। और 12 इकाई का मतलब हो जाएगा 12 गुने 1 बराबर 12। जब इन सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों हम पाएंगे कि कितना हो जाएगा 1212, 1100 112। ठीक है, टोटल हो जाएगा 1212। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1212। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दोस्तों 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द 42। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितने हैं तो 8 है। ठीक है, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 8 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 88 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल का अंतर। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें इससे भाग कर देना है जो शेषफल आए और इसको इससे भाग करके जो शेषफल है उसका डिफरेंस निकाल देना है। इसके बाद डिफरेंस निकाल दीजिएगा, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। तो 56 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर दोस्तों सॉल्व भी कर देता हूँ। 34 88 को जब हम 12 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा शेषफल यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 34 18 को भाग देंगे तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ है 24 78 को 11 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे दोस्तों हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 3। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेषफलों में अंतर क्या है। तो शेषफलों का अंतर 8 में से 3 गया 5। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 3 5। यही तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी क्यू द्वारा पहुंचने में लगा समय। ठीक है, पी से क्यू तक लगा समय। तो दोस्तों इसका 57 का सही उत्तर मैं बताता हूँ। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 14 घंटा 10 मिनट का समय लग गया। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों स्टेशन पी, ठीक है स्टेशन पी है 8:18 AM पे चलती है। ठीक, कब 8:18 AM से लेकर 8:18 PM तक, 8:18 AM से लेकर 8:18 PM तक कितना हो जाएगा दोस्तों 8:18 PM तक टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है, अब उसी दिन के 10:28 PM पर पहुंचती है। कब गाड़ी पहुंचती है 10:28 पर, तो और कितना हो जाएगा 2 घंटा यहाँ और 10 मिनट और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 2 घंटा 10 मिनट हम ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा दोस्तों 12 घंटा 2 घंटा 14 घंटा 10 मिनट। कितना टोटल टाइम हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 58 क्वेश्चन दोस्तों 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया है। ठीक है, इस मिश्रण में से 15 बोतल को जिसमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है वो भरा गया, तो शेष कितने मिश्रण बचा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना है 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस है और इतना 18 लीटर 380 मिलीलीटर गाजर का जूस है। ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाया गया है। लेकिन इसको क्या कहेगा दोस्तों, जब दोस्तों इसको मिलाया गया है तो इसको हम 15 बोतलों में भर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है। जो प्रत्येक बोतल है 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया है, उसमें भरा गया। तो शेष मिश्रण कितना बचेगा, जो जो दोस्तों 15 लीटर में भरने के बाद जो बचा है वही बताना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर संतरे का जूस, मैं यहाँ संतरे का जूस कितना लीटर होगा दोस्तों 14 लीटर 280 मिलीलीटर, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस होगा। और गाजर का जूस, और यहाँ पे लिख देता हूँ गाजर। ठीक है, गाजर का जूस कितना होगा 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर। अब इसको हम मिलाएंगे तो दोस्तों जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 लीटर
टोटल हो जाएगा 33 लीटर 110 मिली 110 लीटर, ठीक है। 33 लीटर 110 ml होगा, ठीक, मिलीलीटर हो जाएगा। अब इसको क्या करना, अब इसको 15 बोतलों में भरना है, और 15 बोतलों में कितना आता है, 1.5 लीटर आता है। 15 बोतलों में भरना है और 1.5 लीटर आता है। तो दोस्तों कितना भरना, अब दोस्तों एक बोतल में कितना आएगा, एक बोतल में कितना है, 1.5 लीटर, ठीक है। एक बोतल में है दोस्तों 1.5 लीटर, तो 15 बोतल में कितना हो जाएगा, 15 गुने 1.5, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 22.500 दोस्तों, ये हो जाएगा 22.500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे 33 में 22 से, इधर तो हमारा भर गया, तो 33.110 मिलीलीटर में से हम 22.500 मिलीलीटर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 लीटर, यहाँ बच जाएगा दोस्तों 10 लीटर 610 मिलीलीटर यहाँ पे बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। एकदम दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटा में सेकेंडों की संख्या। दोस्तों एक घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 60, सॉरी, एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। कितना, एक घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 6 घंटों में कुल कितना सेकंड होगा, तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600 गुने 6 लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 2160 सेकंड हो जाएगा। अब क्या है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर, ठीक है। तो यहाँ अविष्ट दिन निकाल लेंगे, कितने दिनों में अविष्ट दिन निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2100 डिवाइडेड बाई, एक दिन में कितना होता है 24 घंटा 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जब हम इसको 6 से काटेंगे, 6×3 18, 6×3 18 काटेगा, 3 बचेगा, फिर 6 का 36, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12×3 36, 12×2 24, नहीं कहीं गलती हो गया, यहाँ पे दोस्तों 2100 डिवाइडेड बाई 24/60, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, काट पीट में जाएंगे तो यहाँ पे 15 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये था मैथ के टोटल क्वेश्चन। अब हम ईवीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं।